टॉपिक है आज का ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो एकदम जो भी स्टेप इसमें फॉलो किया जा रहा है वो सेम स्टेप डिट्टो कॉपी होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लगभग सिमिलरिटी ही होगी, बस कुछ कुछ चीजें थोड़ी अलग सी होगी। क्या मतलब होता है किसी भी चीज के फील्ड का? फील्ड मतलब होता है कि जैसे अगर ये हमारा फील्ड है, इसका ये ना मतलब हुआ कि इस यहां पे हमारा कंट्रोल है। मतलब अगर तुमको हम यहां पे बोलेंगे कि हल्ला मत करो तो तुम नहीं करोगे, करोगे तो मार पड़ेगी, मतलब तुम हमारे कंट्रोल में हो। लेकिन तुम यही वॉल के उधर चले जाओ जो कि मेरा फील्ड नहीं है, तुम वहां पे नाचो गाओ डीजे बजाओ, हम तुमको कुछ नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? वहां तक हमारा प्रभाव नहीं है। नहीं, वो हमारे एरिया से अलग है, वो हमारा फील्ड नहीं है। फील्ड इन द सेंस ऑफ जहां तक हमारा इफेक्ट महसूस किया जा सकता है वो फील्ड कहलाता है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब हो गया कि जहां तक ग्रेविटेशन का इफेक्ट हो। अब ग्रेविटेशन का इफेक्ट कैसे महसूस होता है बाबू? ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्या होता है कि आप किसी मास को रखेंगे, वो मास उसको खींच लेगा। इस सेंस में जैसे मान लो ये एक मास है, अब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है, तो इसका ये मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एक छोटा सा कोई भी मास को यहां पे रखा, देखा कि इस पे ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा था, तो यहां तक इसका फील्ड है। जैसे इसके बाद हम पॉइंट मास रखे तो ये इस पे फोर्स नहीं लगा पाया, मतलब ये इसके फील्ड में नहीं है। तो ये एक स्पेस अराउंड दी मास के आसपास एक स्फेरिकल रीजन क्रिएट होता है, नहीं सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। पूछा जाता है कभी कभी सवाल कि ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर कैसा होगा? स्फेरिकली होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, कैसा होगा? तो सिमेट्रिकली स्फेरिकल मतलब क्या होगा? पूरा स्फेरिकल हर रीजन में। ऐसा थोड़े है कि इधर जाओगे ऊपर जाओगे तो नहीं लगाएगा फील्ड, तुम पे प्रभाव लगाएगा ही, इफेक्ट डालेगा ही। तो फील्ड का ये मतलब हो गया कि जहां तक इसका फोर्स महसूस किया जा सके, मतलब आप किसी मास को यहां पे रखें और अगर मान लो ये इसे इधर खींच पा रहा हो, इस पे फोर्स लगा पा रहा हो जहां तक, अब कि एक आपको पता नहीं डिस्टेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी ये वीक होने लगेगा और एक ऐसा रीजन आएगा जहां के बाद इसका फोर्स लगना समाप्त हो जाएगा, तो वो एक स्फेरिकल रीजन बनेगा जो कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। लिखा भी हमने द स्पेस अराउंड। स्पेस मतलब क्या? ये पूरा 3D में होता है, इसलिए स्पेस टर्म यूज किया जाना चाहिए इसके लिए। किसी भी मटेरियल बॉडी का जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स को, और इसका नेचर होता है हमेशा अट्रैक्टिव, किसी भी बॉडी को ये रिपेल नहीं करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस किया जा सके, वो कंप्लीट रीजन इसका फील्ड कहलाएगा। एक स्पेस, एक रीजन होता है, एक जगह होता है, इन्वायरमेंट एक तरह का हुआ जहां तक इसका प्रभाव होता है। क्लियर है फील्ड? गुड। अब कितना फील्ड लगाएगा? तो कितना फील्ड यानी कि फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप ही बताओ, जब आपने इसको यहां पे रखा तो इसने कुछ फोर्स लगाया होगा, मान लीजिए 100 न्यूटन पुलिंग फोर्स लगाया 100 न्यूटन। अगर आप इसको यहां रखोगे तो क्या ये फोर्स 100 न्यूटन होगा? 100 न्यूटन से कम होगा या ज्यादा होगा? स्वाभाविक बात है ज्यादा होगा। नहीं, डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हर अलग अलग पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पुल का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग होगी, उसका प्रभाव इफेक्ट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल पुल का जो इफेक्ट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो कैसे डिफाइन करें सर इसे? आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी, जैसे हम लोग ये एक सोर्स मास रखें, सोर्स मास का मतलब होता है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट करता है। नहीं, फील्ड क्रिएटिंग मास को सोर्स मास कहेंगे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसकी वजह से क्रिएट होगा। आपने इस मास को रखा और इसके फील्ड में एक टेस्ट मास रखना। देखो पॉइंट मास अलग होता है और टेस्ट मास अलग होता है। टेस्ट मास मतलब वह बस नाम का मास है और कोई काम नहीं इसका, मतलब बहुत ही कम मास होगा, इतना कम कि वो जो खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा ना, वो कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, वो
नेग्लिजिबल होगा। तो बहुत छोटा पॉइंट मास होगा जिसको टेस्ट मास कहा गया। इसीलिए टेस्ट मास का बस चेक करने के लिए होता है कि यहां पे फील्ड कितना है। बहुत हल्का रखोगे तो एक फील्ड में एक पॉइंट मास को रखिए, सॉरी टेस्ट मास को रखिए। अब इस टेस्ट मास पे ये फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, इंटेंसिटी बताएगी भाई आपका ताकत कितना है। वो डिपेंड ये करता है कि आप उस पर कितना फोर्स लगाते हो, किस पे कितना फोर्स लगाते हो, डिफाइन कर देगी आपकी इंटेंसिटी। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट मास, नहीं फोर्स पर यूनिट मास। इंटेंसिटी बता देगी आपको कितना फोर्स आप कितने मास पे लगा पा रहे हो फील्ड में, वो आपको इंटेंसिटी बता देगी। क्लियर, डिफाइन भी किया है। एट एनी पॉइंट, ये देखो इंटेंसिटी हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होता है, इसलिए ये एट अ पॉइंट डिफाइन होता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो एट अ पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट टेस्ट मास, नहीं प्लेस एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे जैसे आर पोजीशन पे आपने एक पी पॉइंट पे टेस्ट मास को रखा और इसे वो कितने फोर्स के साथ खींच रही है, इंटेंसिटी बताएगी। आप इंटेंसिटी को आई या ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, आई या ई से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सोर्स मास टेस्ट मास की कहानी क्लियर होगी। टेस्ट मास मतलब होता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब खुद का इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, जो कि डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। आइए कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हर डायरेक्शन में ना फील्ड फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग ना होगा। अगर मान लो आप यहां पे रखे पॉइंट मास को इधर ना खींचोगे, यहां पे रखे टेस्ट मास को इधर ना खींचोगे, यहां पे रखे टेस्ट मास को इस डायरेक्शन में ना खींचोगे, तो हर डायरेक्शन में फोर्स क्या, देखो सीधी सी बात है, ये फोर्स पे डिपेंड करती है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये एट अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिफाइन होता है ना। किसी पॉइंट पे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए डिफाइन होती है इंटेंसिटी, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी तो होनी ही है। डायरेक्शन इसका किधर होगा आप देख लो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है और वो किधर खींचना चाहती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंसीडर्ड। जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं ना, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा हमेशा। डायरेक्शन क्लियर है इसका, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स इसलिए रिपेलिंग नेचर का तो होता नहीं है, हमेशा ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी ग्रेविटी ही होगा उस बॉडी का जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर, तो यूनिट क्या बन जाएगा बाबू, देखो तो जरा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर केजी, मास है ये क्या है, मास न है, न्यूटन पर केजी। जरा सॉल्व करो तो देखो कितना अच्छा चीज आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ये वही है, एक्सेलरेशन को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, एक तरह से ये है एक्सेलरेशन। देखो यूनिट एक्सेलरेशन कैरी कर रहा है। न्यूटन का क्या होता है बाबू, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बाय केजी। जरा देखो केजी केजी कट्टो कट्टो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, क्या ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट। दूसरे साइंस में अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को सेंस करना चाहो ना, तो वो एकदम जो एक्सेलरेशन का सेंस है ना, जो एक्सेलरेशन का फीलिंग है ना, वही चीज ये है। देखो डायमेंशन भी वही कैरी करेगा ये, तो इस हिसाब से डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2। और भी बहुत सारी बातें होंगी, बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली बात कि सर ये तो डिफिनेशन हो गया इसका, क्या ये चीज यूज करेंगे, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं आप अगर आपको फोर्स पता हो, लेकिन एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हम लोग इसको कैरी करेंगे, जो आपको एक यूनिट मास जो होगा, समझ रहे ना, पॉइंट मास, एक छोटा सा मास, सिंगल मास को पॉइंट मास कह दो, तो पॉइंट मास कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर सकता है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास क्या होगा। तो भाई डिफिनेशन कहता है कि आप एक पॉइंट मास ले लो, एक टेस्ट मास ले लो, आर पोजीशन पे रख दो, आर डिस्टेंस पे या आर पोजीशन पे रख लो, उस पे फोर्स निकाल लो, डिवाइड बाय मास कर दो। चलो फोर्स निकाले, फोर्स कितना होगा भाई, ये इसे किस फोर्स से अपनी ओर खींचेगा जी,
एम बाय आर स्क्वायर, अगर आर डिस्टेंस पे आपने रखा है। ये स्पेस भी हो सकता है, फिलहाल हमने इसको आर डिस्टेंस करा है, आप आर पोजीशन कर दोगे, एक्स वाई जेड में भी निकाल सकते हो आप। हम लोग करेंगे अलग से रिलेशन, जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन करेंगे ना, फिर आपको इसका एकदम एक्सटेंडेड वर्जन दिखाएंगे, एक्स वाई जेड वाला वर्जन दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप समझ सकते हैं ये आर पोजीशन है, आप एक्स वाई जेड में कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर होगा। अब डेफिनेशन हमें कह गया है कि अगर भाई इंटेंसिटी आपको निकालना है तो फोर्स पर यूनिट मास करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगा रहे हो कितने मास पे। तो भाई कितना फोर्स लगा रहे हो, जी एम एम बाय आर स्क्वायर लगा रहे हो कितने मास पे, स्मॉल एम पे लगा रहे हो ना, बस कितना फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, एम से एम कट गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया और जी एम बाय आर स्क्वायर बना, ये हो गया इसका यूनिट। यानी कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा इंटेंसिटी का, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। बस ऐसे समझो ना कि देखो फोर्स होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, उसमें से क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास होता है, तो एक मास उड़ जाएगा, इसलिए जी एम बाय आर स्क्वायर बचा। फॉर्मूला बोलने का तो कोई चांस ही नहीं है, नहीं बोलोगे, बहुत सुंदर। सॉल्व करिए, डायमेंशन अलग हो जाए तो मान ले आपको। हाँ जी, लगा लो चैलेंज, चैलेंज लगाओ, दोगे सबको पार्टी, बोलो। जैसे अगर मान लो एक पॉइंट मास था तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, मतलब ये हुआ कि जैसे एक मास है m1, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट पे मान लो P पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड होगी कितनी बाबू, जी एम वाई, जैसे ये मान लो पोजीशन क्या है R1 होगा, मतलब मान लो यहां पे टेस्ट मास था कोई भी, अगर हम और एक मास डाल दें जैसे M2, क्या इसकी वजह से फील्ड यहां पे नहीं बनेगी, बिल्कुल। क्या इसकी फील्ड, ये जो फील्ड बनाएगा इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर, इसके आने से m बदला, r बदला, डिस्टर्ब क्यों करेगा, आई बात समझ में। हाँ, अपना प्रभाव ये यहां पे डालेगा। और मान लो जैसे हम लोग कोई मान लो और मास है m3 जो कि मान लो r3 डिस्टेंस पे है, ये भी अपना इफेक्ट डालेगा। तो अगर मान लो यहां पे जो टेस्ट मास था वो कितना फील्ड महसूस करेगा, क्या जी एम वन बाय R1 स्क्वायर फील्ड महसूस करेगा, क्या GM2 बाय R2 स्क्वायर फील्ड महसूस करेगा, क्या GM3 बाय R3 फील्ड महसूस करेगा, नहीं, ये कंबाइन इफेक्ट महसूस करेगा। ये सबका ने फील्ड महसूस किया नहीं, ये सबकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो ना महसूस करेगा। तो भाई सबकी वजह से मतलब नेट फील्ड महसूस करेगा। नेट फील्ड कैसे करोगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड करोगे ना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टोटल यानी इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द ऑल द इंडिविजुअल मासेस का वेक्टर सम, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही हम लोग क्या करते हैं, वेक्टरली जोड़ते हैं चीजों को, नहीं, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें जो ढेर सारे वेक्टर क्वांटिटी लोग कंबाइन होते हैं ना, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होते हैं। बोले तो हम बता चुके हैं, बार बार हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लिखाएंगे, सीधा हम लिखाएंगे, एक बार लिखा चुके हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबका ये वेक्टर सम होगा, क्लियर है, गुड। तो यहां पे ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सीधा I लिख दें, I ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, ढेर सारे मास की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, यानी नेट I जो आपको दिखने को मिलेगा, I नेट इक्वल टू सबका वेक्टर सम I1 प्लस
I2 प्लस I3 डॉट 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 होगा। हाँ, 2 मास रहेगा तो I1 प्लस I2। हाँ, दोनों का भी वेक्टर सम होगा, करेंगे हम लोग ना। आई बात समझ में? बोलो नहीं। जैसे इसको नेट आई कैसे होगा, नेट आई निकालोगे तो इसका क्या होगा बाबू, GM1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह से करेंगे ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पाए बात को? तो नेट इंटेंसिटी कैसे करेंगे, आइए कुछ इसका एप्लीकेशन देखें, फिर हम लोग डेरिवेशन पे चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और ये जो होता है इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, सबका वेक्टर सम, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, बता चुके हैं। एक सवाल से समझ ले। जैसे मान लो हमसे पूछा गया फाइंड करना है, फाइंड नेट फील्ड, नेट फील्ड ड्यू टू आइडेंटिकल masses आइडेंटिकल masses। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह का, 3 मास सिस्टम। सवाल स्टेटमेंट नहीं लिखाने, पूरा समझो। ABC इस तरह से कि सब मान लो एक साइड A इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे रखा हुआ है ना। हमसे पूछा गया आइडेंटिकल मासेस कीप्ड एट A B ऑन C। देखो A पे जो मास है M, सबका मास हमने सेम रखा, B पे मास जो है वो M है और C पे मास भी M है। हमसे ये पूछा गया कि C पे जो मास रखा हुआ है M पे, वो नेट फील्ड कितना महसूस करेगा। तो भाई A की वजह से महसूस करेगा, B की वजह से महसूस करेगा, दोनों का वेक्टर सम करना है। आप ये बताइए A की वजह से महसूस करेगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बाबू, क्या तुम लोग ट्रैक करोगे? बनाओ इसको, आंसर बताओ, बताइए सर। देखो बोर्ड पे देखो, इस A पे जो मास रखा हुआ है ये इसे अपनी ओर खींचेगा इस तरफ, क्या होगा I1 कितना आएगा बाबू, G, इसका मास कितना है, इसका मास देखो, जिस बॉडी का फील्ड निकालना होता है उसका मास लिखते हैं। वैसे हालांकि आप पे कोई भी मास लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिकल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस बॉडी का फील्ड निकाल रहे हैं उसका मास। तो आप A पे जो मास रखा हुआ है उसका ना फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका मास का वैल्यू लेना है। तो उसका मास कितना है M, और ये डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। बोलो इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये हुआ तुम्हारा I। अब बताओ ये इसको इस तरफ खींचेगा, वैल्यू कितना होगा I2। बताइए GM बाय A स्क्वायर होगा, मतलब दोनों सेम आया। आप बताइए इसका भी वैल्यू I और इसका भी वैल्यू I, और दोनों के बीच का एंगल कितना 60। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको 60 पे दो वेक्टर को जोड़ा गया है, नहीं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को अगर 60 पे जोड़ेंगे तो बताइए सम कितना होगा। समझ पाए बात को? बोलो हाँ। तो बताइए नेट आई क्या होगा 60 पे, क्या होता है स्क्वायर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा होता है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos 60 का वैल्यू 1/2। तब तो बताइए I स्क्वायर 2I स्क्वायर और यहां पे I स्क्वायर, चलो 2I स्क्वायर प्लस 2I स्क्वायर इंटू 1/2, कट्टो कट्टो होगा बाबू, बोलो। तो कुल मिला के 3I स्क्वायर आया, तो √3 टाइम्स ऑफ I आया, बोलो। और देखो इस I का वैल्यू कितना आ गया, तो I नेट आ गया आपका कितना √3, और I का वैल्यू कितना है GM बाय A स्क्वायर टाइम्स ऑफ √3।
डायरेक्शन इसका इंडिकेट कर पाओगे ना? है डायरेक्शन इधर ना होगा, इधर कहीं होगा डायरेक्शन। अब अगर पूछेगा तो टेन थीटा वाले तरीके से निकाल लोगे ना डायरेक्शन इसका, है बाबू? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड बीच में होगा। हाँ 30 डिग्री फ्रॉम ये वाला एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन बताना है जब निकालने पूछेगा तो मैग्नीट्यूड पूछे थे, समझ पाए बाबू? इसी तरह का एक सिस्टम ऐसा है आपका, एक सिस्टम ऐसा समझो 3 केजी का मास 1 मीटर पे, अगला 3 केजी का मास 2 मीटर पे, अगला 3 केजी 4 मीटर पे, अगला 3 केजी 8 मीटर से, इसी तरह से इन्फिनाइट मासेस आपके पास अरेंज है। सब जीपी में दिख रहा है आपको, 1 2 4 8 16 32 64 इन्फिनाइट पॉइंट मास है आपके पास। तो नेट सबकी वजह से इंडिविजुअल का सम, हाँ जी इन्फिनाइट हो गया। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? आई बात समझ में? याद रखना है आपको, ये कहां तक गया है? इन्फिनाइट पॉइंट मासेस है बाबू। तो आप देखो एक की वजह से फील्ड निकालोगे कैसा होगा? इधर मिटाएं क्या, इसको साफ कर दें ये वाला? हाँ अब बताओ एक की वजह से फील्ड निकालोगे तो कितना होगा? जी m1 m2 बार स्क्वायर। चलो आप ये बताइए आई नेट जो होगा सबके बीच का एंगल सेम ही है, तो हमको लगता है कि सब सीधा सम हो जाएगा ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 ऐसा चलेगा। पहली की वजह से G मास कितना है? m1 बाय आर स्क्वायर चलेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस G मास कितना है और डिस्टेंस कितना है बाबू? डिस्टेंस 2 का स्क्वायर चलेगा, प्लस बाय डिस्टेंस कितना है? 4 स्क्वायर, 1 2 4 है ना, प्लस G मास बाय 8 का स्क्वायर चलेगा। इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म। अब देखो 3G कॉमन ले लें, तो 3G तो कॉमन आ गया, बचा क्या? 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64। जीपी नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं जीपी है ना, ये स्क्वायर है, कॉमन रेशियो सेम है इसका, क्लियर है? जीपी इसको कहते हैं ना जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है। गुड, डॉट 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 डॉट। अब बताओ सम ऑफ एनी टर्म ऑफ जीपी कितना होगा? 3G है ये, 3 टाइम्स ऑफ G इंटू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये क्या है? सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी का इन्फिनाइट टर्म जिसमें देखो इसमें क्या होता है? एक कॉमन रेशियो होता है जिसको R कहते हैं, एक फर्स्ट टर्म होता है जिसको A कहते हैं। तो भाई ये होता है, बोलो, A बाय 1 माइनस R, सही है? A बाय 1 माइनस R, ये सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी होता है। A होता है बाबू फर्स्ट टर्म, याद रख लो, अभी बता रहे हैं। ये R होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या करेंगे? इतना बाय इतना करोगे ना, कॉमन रेशियो आ जाएगा, क्लियर है? गुड। अब जब इसको पुट करोगे तो 3 इंटू G इंटू A का वैल्यू क्या है? 1 माइनस R का रेशियो कितना है? कितना? R कितना आएगा पता है ना? चेक, R होता है, देखो R ये होता है ना T2 बाय T1। भरोसा का जमाना ही नहीं रहा, कभी कुछ बोलते हो। पहले 1/2 बोला था, तुम्हारे भरोसे में अभी रिजल्ट आंसर आ जाता गलत, क्योंकि 1/2 बोल रहा था तुम। T2 बाय T1 होता है, किसी पे भरोसा नहीं करना, दिख रहा है ना, मत करना बाबू। T2 बाय T1 फॉर्मूला बता दे। T2 का वैल्यू बोलो तो कितना है? 1 बाय, गुड, 1/4। और T1 का वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, चलो 16 और 4 को रखो, हेलो। T2 का वैल्यू 1 बाय 16 और T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 को 4/1 लिखे बाबू, 1/4 की 4, अच्छा हाँ 1/4, 1/4 आया, कोई शक नहीं ना? 1/4 सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 3G इंटू 3/4 ऊपर चला जाएगा, क्या 4/3, बोलो 4/3। सॉल्व कर लोगे ना तो 4G का जमाना आ गया, 4G का जमाना आ गया। वाह कमाल हो गया। अभी 5G अभी चल रहा है ना, 4G समझ पाए? आसान है, बोलो आसान है ना? छाप लो। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको याद होगा, सुनो बाबू प्लीज। जैसे ये एक मास m1 है,
ध्यान दो, ये सवाल आपने किया था, ये एक मास m2 है, हमने आपको पूछा था इसके बीच का डिस्टेंस r है। याद होगा हमने आपको पूछा था कि एक तीसरा मास m3 इसके बीच में कहां रखें ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो। सॉल्व किया था आपने, बिल्कुल उसी तरह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ सकते हैं, सेम फॉर्मेट होगा, सेम कंसेप्ट होगा, सेम फॉर्मूला होगा, सेम एप्लीकेशन नहीं कि इसके बीच। अब बताए देखो लगा हेडिंग पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, इसका बेसिक यहां पे देख लो क्योंकि इसमें फिक्स होगा। पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी का जो पोजीशन होगा ना बाबू ग्रेविटेशन में फिक्स होगा, जबकि चार्ज जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, चेंज करता है, कभी इधर कभी उधर, ये इधर उधर नहीं होगा, फिक्स होगा। ये मतलब इसका जो लोकेशन होता है वो फिक्स है कि इधर कहीं होगा, उसमें बदलते रहता है क्योंकि उसमें चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा। यहां पे तो आपको पता है एक ही नेचर का फोर्स क्रिएट करता है। आप हमें ये बताइए, जैसे मान लो दो मास है हमारे पास, एक m1 है और एक मान लो m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है। आप ये बताइए एक तीसरा मास यहां पे रखें, ये भी से खींचेगा, ये भी खींचेगा, ओवरऑल खिंचाएगा। भाई इंटेंसिटी मतलब होता है जहां पे वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, नहीं फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया तो फोर्स जीरो, तो फोर्स बाय मास ऑलरेडी जीरो हो गया भाई। I इक्वल टू एफ बाय एम है ना, अगर एफ है नहीं तो आई कहां का, मतलब नेट फोर्स जीरो हो। बस बताओ क्या यहां पे अगर हम एक टेस्ट मास को रखें क्या ये नेट फोर्स जीरो महसूस कर पाएगा ना, खिंचाएगा नहीं। अगर हम यहां पे रखेंगे तो सेम टेंडेंसी, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, दोनों खींचिए रहा है। अब यहां पे बीच में अगर कहीं रख दें हम, जैसे इसके बीच में मान लो कहीं भी रख दिए, जैसे यहां पे मान लो एक रख दिए, ये भी खींचेगा इधर, ये भी खींचेगा इधर, चांस है ना नेट फोर्स जीरो होने का। मतलब इसके बीच जो न्यूट्रल पॉइंट, इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा m2 m1 के बीच में होगा, मतलब एग्जैक्ट मिडवे नहीं, मतलब बिटवीन देम, आउटसाइड लाई नहीं करेगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में आउटसाइड भी लाई करता है। आई बात समझ में? तो क्या होगा बिटवीन देम, यानी पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी कहां पे लाई करेगा बाबू, नहीं लाई बिटवीन देम, दोनों के बीच लाई करेगा। कैसे निकालते हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से मान लो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, ये मान लो I2, इसकी वजह से इधर इंटेंसिटी होगा कितना, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी जो भी कम ज्यादा मात्रा I1। हमको ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया, दूसरी बात कि I नेट कितना होना चाहिए, जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर सम ऑफ I प्लस वेक्टर सम ऑफ I2 कुल मिला के जीरो हो जाए, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको एक खूबसूरत सा फॉर्मूला मिलता था रूट m1 m2 वाला फॉर्म में, याद है आपको? अगर याद है तो बहुत सुंदर, नहीं याद है तो याद रखिए। कैसे करते हैं इसको, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डिस्टेंस मान लो यहां से x है, मान लेते हैं, कैसे सॉल्व करते थे, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, यस r माइनस x हो जाएगा। इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालोगे, इसका इंटेंसिटी कितना होगा I1, यस I1 कितना हो जाएगा g m1 बाय एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन इधर है, इसका क्या होगा माइनस आई कैप, डायरेक्शन होगा ना माइनस आई कैप। I2 का वैल्यू निकालोगे, I2 होगा g m2 बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या होगा प्लस आई कैप, दोनों को जोड़ के जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए। हेंस आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू सीधा लिख दे माइनस जी m1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस जी m2 बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेना होमवर्क, इसको इसका सॉल्यूशन लास्ट में एक्स लिख दें, रिजल्ट लिख दें बाबू, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना घर में, हम बस रिजल्ट करें तो x इक्वल टू आएगा आपका, याद करो क्या होता था, जिससे डिस्टेंस लेते हैं उसका मास
स्क्वायर रूट बाय बचा हुआ मास का स्क्वायर रूट का सम इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बाबू? यस आया। अगर x आ गया तो आपको r माइनस एक्स निकलेगा, इसीलिए आप r माइनस एक्स भी निकाल सकते हैं। देखो r माइनस एक्स में फॉर्मेट क्या कहता है? m2 होना चाहिए और नीचे क्या होगा? m1 प्लस m2 का स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ r। बोलो कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला एकदम बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही आसान है। आपका कितना टाइम सेव किया कैलकुलेशन में, आपको 5 मिनट बिताना पड़ेगा, टाइम सेव नहीं किया। और देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, बिल्कुल इसे एकदम से याद कर ही लेंगे क्योंकि ये आपको याद करना ही पड़ेगा। याद रहेगा तो समय बचेगा। छाप लीजिए इसे फटाफट, एक सवाल करवा दें इसके कंसेप्ट पे बेसिस पे। एकदम कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो अर्थ का मास और मून के मास में कुछ रिलेशन आपको याद है? नहीं? बताओ बड़ा कौन? बिल्कुल मास ऑफ, अगर मून की बात करें ये लगभग होता है मास ऑफ अर्थ है ना बाबू, मास ऑफ अर्थ का लगभग 1/81 टाइम्स लगभग। ठीक है, ऐसा रफली मान लो दिया गया है, ये गिवन है। मान लो ये होता नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, गिवन है, कोई दिक्कत है ना? बहुत सुंदर। अब मान लो हमारे पास अर्थ है और यहां से अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हमारे पास मून है। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना बाबू, ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है ये कुछ होता है जैसे r का वैल्यू लगभग अर्थ के रेडियस का लगभग 60 टाइम्स, 60 गुना, बहुत ज्यादा होता है, 60 r है। चलेगा? अब क्या बताओ, इनके बीच एक ऐसा रीजन नहीं होगा जहां पे नेट फील्ड 0 होगा? होगा ना? बोलो नहीं। Find the distance of point where gravitational field due to the earth and moon cancel each other from the moon given that distance between earth। हाँ, आपको ये डिस्टेंस मान लो यहां पे कहीं हो और ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है किसकी तरफ? याद करो तो हैवियर मास के करीब होता है ना? हैवियर मास से दूर के हैवियर मास के करीब, हैवियर मास के करीब होता है, हैवियर मास के करीब। चलो छोड़ो, आप कैलकुलेट कर लो, खुद पता दूर होता है। पता नहीं, पता नहीं, हम पूछे ना, होता क्या है भगवान जाने। चलो कोई बात नहीं, ये मान लो कहीं पे होगा, हमको नहीं पता, जहां भी हो आप हमें ये बताइए मून से वो डिस्टेंस कितना होगा, मतलब एक्स फाइंड करना है आपको। नहीं, एक्स फाइंड करना है मतलब नेट फील्ड हमको क्या चाहिए? 0। तो बताइए एक्स कितना होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास A 2r, B 4r, C 6r, D 8r। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ गए? साफ साफ स्टेटमेंट नहीं लिखाना पड़ेगा। चलो, सबसे बनना चाहिए ये वाला सवाल। देखो ना, आप कहां से लेना शुरू करेंगे? डायरेक्ट एक्स पूछ रहे हैं ना, आप अगर एक्स निकालना चाहते हैं तो पता है कि ये मास किसका रखाएगा? मून का, क्योंकि वहां से डिस्टेंस बाय रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास प्लस मास ऑफ मून, यस और नो, टाइम्स ऑफ 60r, यस और नो। अब बताइए, अगर मून का मास हम m ले लें, कोई दिक्कत? मूस 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 मतलब समझता है रे? मूस मतलब रे चूहा, चूहा। मूस ठेठ लैंग्वेज में ना उसको मूस कहते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश में माउस, हिंदी में मूस नहीं कहते, ठेठ में मूस कहते हैं। मूस हिंदी में तो चूहा। छुछुंदर क्या होता है? छुछुंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छुछुंदर को इंग्लिश में क्या नाम है आपका? अंकित ना? हाँ,
छुछुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? अगर इसका मास अगर एम होगा है तो मैं कुछ अर्थ का अलग लगा लेता, कुछ उल्टा बोल देता है, सब बदला लेना है सबसे, समझे ना? ये लोग यही करता है। सॉरी प्लीज, अगर फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो अर्थ का मास कितना हो जाएगा बाबू? 81 m होगा और प्लस m हो जाएगा हाँ इंटू 60r। अब बताओ रूट m अगर कॉमन ले, रूट m कट्टो कट्टो भाई, ऊपर से रूट m नीचे से भी रूट m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? 81 का रूट मतलब 9 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, रूट m कट्टो कट्टो इंटू 60r है ना। अब सॉल्व करिएगा तो बाबू 1/10 इंटू 60r, बताओ तो 6r आया। ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो यहां से 54r आएगा और उसमें आपको तो मून से पूछा गया, फ्रॉम मून से पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो आंसर क्या आया? 6r। समझ पाए? जब चलते चलते दो इंपॉर्टेंट बात देखो, हमें अभी तक हमने क्या सीखा कि आई का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे होगा gm/r²। मतलब ये होगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इंटेंसिटी घटेगी स्क्वायर टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम बहुत दूर चले गए तो भाई इंटेंसिटी 0 हो जाएगी ना, तो ज्यादा दूर जाना नहीं है, बहुत दूर चले गए इंफिनिटी टेंस टू I0, पहली बात। दूसरी ये समझ में आई थी कि आई का फॉर्मूला gm/r² और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी का वैल्यू वही होता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है बोलो बस। तो आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त। कल मिलते हैं हम लोग, अलग अलग जो मास सिस्टम होगा ना कंटिन्यूअस बॉडी का, जैसे स्फेयर की वजह से फील्ड कितना होगा, आउटसाइड इनसाइड सरफेस, रिंग की वजह से करेंगे, सेल की वजह से करेंगे, डिस्क की वजह से करेंगे, ठीक है। इन सब सारी चीजों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा उसका ग्राफ, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।